जी, अस्सलाम वालेकुम अदनान, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? पिछले केस में आपने जिक्र किया था कि उनको पैरामाउंट में 2 गाड़ी मिली थी मगर उन्होंने 1 गाड़ी लेने से इनकार कर दिया। मैं भी मुफ्ती साहब के बहुत क्लोज़ रहा हूँ। मुझे मालूम है उन तमाम लोगों के नाम के जिन्होंने पैरामाउंट लीजिंग में जो इन्वेस्टमेंट की थी, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ कैसर मुफ्ती साहब को वजह से की थी और उस प्रोजेक्ट में उनको दिलचस्पी नहीं थी, जितना कि वो रिस्पेक्ट और रिगार्ड करते थे। तो मुफ्ती साहब जब वहाँ पे चीफ एग्ज़ीक्यूटिव हुए, तो मेरी थोड़ा-सा उनसे कभी-कभार शोखी भी चलती रहती थी। तो मैंने इनसे पूछा कि आपकी एज़ चीफ एग्ज़ीक्यूटिव तनख्वाह कितनी तय हुई? उन्होंने जो मुझे तनख्वाह बताई तो मैं तो परेशान हो गया कि क्या कहना ये है? क्या कहा? उन्होंने फिर वो रिपीट किया। अब मैं हैरान, मैंने कहा उनके तमाम दोस्त अहबाब बैठे हुए हैं और इतनी कम तनख्वाह, जी मैं यहाँ रिपीट भी नहीं करूँगा। तो मैंने कहा मुफ्ती साहब को बात तो करनी चाहिए थी। तो उन्होंने मुझे बताया कि मैंने बात की थी, वो नहीं मान रहे थे, बड़ी मुश्किल से माने हैं। वो तो बहुत ज़्यादा तनख्वाह दे रहे थे मुझे। ये उनके अल्फाज़ थे, वो तो मुझे बहुत ज़्यादा तनख्वाह दे रहे थे। मैंने कहा मैं इक्विटी में पैसे नहीं खा सकता हूँ, इसलिए मैंने वो नाराज़ किया उन लोगों को और लड़ के मैंने फिर ये तनख्वाह मुकर्रर करवाई है कि कमाऊँगा तो फिर तनख्वाह लूँगा मैं ये। फिर मुफ्ती साहब ने मुझसे पूछा कि मैंने सही किया ना? तो मैंने मुफ्ती साहब कहा, मैंने कहा साहब मुझे पता नहीं आपने सही किया कि गलत किया। मुझे एक लतीफ़ा याद आ गया कि कोई आदमी क्या पड़ोस में हमारे घर मेहमान आए हुए हैं, तो हमें चारपाई दे दो। तो उसने कहा ये कि हमारे घर में 2 चारपाइयाँ हैं, उसमें एक पर तो मैं और मेरा बाप सोते हैं और दूसरी पर मेरी बीवी और मेरा माँ सोती है। तो उसने कुछ देर देखा उनको गौर से और फिर कहा यार चारपाई भले न दो लेकिन सोया ढंग से करो। तो मैंने कहा जी आपकी मर्जी है आपकी, लेकिन ये आपने बड़ी ज्यादती की है कि जो आपने अपना लेवल ये कर दिया तो नीचे के लेवल के लोग कितने आएंगे। तो बाद वक्त उनकी जो चीजें थी वो इमेजिनेशन से बालातर थी कि कोई अपने दोस्तों से झगड़ा करे कि मेरी तनख्वाह कम रखो, ये मैंने अपनी आंख से देखा है। तो चलें फिर आगे चलें, थोड़ा सा अपने कुछ बताइए। कोई आपने पहले तो ये बताइए कि उनके दफ्तर के हालात वगैरह कुछ कैसे थे? क्या वो दफ्तर का पेन घर पे लेकर आते थे? तस्नीम भाई, दफ्तर का तो पेन मुझे नहीं पता क्योंकि वो दफ्तर से कभी घर आते ही नहीं थे डायरेक्ट। वो तो कभी आईसीए में जाते थे। आईसीए में तो समझ लें कि अभी जब आईसीए वालों ने एक रेफरेंस किया था जब अब्बा की मौत के बाद, मुझे भी बुलाया था। तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा जी आप सारी दुनिया को पता है कि हम 2 बहन भाई हैं, मगर असल में हम 2 बहन भाई नहीं, हम 3 हैं। तीसरा आईसीए में था। सही है। तो वो तो उनकी औलाद की तरह था। आईसीए में मैं बताऊं आपको कि मुझे ये याद है बचपन में, मैं जब अब्बा पाक कुवैत में डायरेक्टर थे, तो मेरा ख्याल है कि किसी ने फोन पे अब्बा का कोई ऑफर की, किसी फेवर के अगेंस्ट कोई ऑफर की, क्योंकि मैं दूसरी तरफ तो नहीं सुन सकता था, मगर मैंने अब्बा की आवाज ये सुनी कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आईसीए में बन रहा है, उसके लिए कोई सीमेंट दे दें, कोई सरिया दे दें। तो वो इस तरह से लोगों से चंदे ले लेके किसी तरह से कि वो लोगों का मुस्तकबिल बन जाए। मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा जिंदगी में उनके लिए सदका जारिया उनका बन गया। तो वो घर में जब भी आते थे तो वो बेइंतहा जगहों से होते हुए आते थे। ऑब्वियस बात है, आदमी प्रेशर में होता है। एसी से नफरत थी उन्हें। एसी कितनी 40-42 की गर्मी भी होगी तो कहते थे हवा तो आ रही है, तो मैं कहता था अब्बा अपने हाल देखें, ये पसीना है, ये लू चल रही है, इसको आप हवा कह रहे हैं। ना कमरे में एसी, ना घर में एसी, ना गाड़ी में एसी। एक मिनट भाई, जो मेरे घर वाले सुन रहे हैं और जो मुफ्ती साहब को जानते भी हैं, वो प्लीज नोट कर लें कि मेरा घर में हमेशा झगड़ा रहता है, मेरे घर में कोई एसी नहीं है। अरे यार नेचुरल जिंदगी गुजारो। एसी का मसला क्या, एसी के बगैर भी जिंदगी गुजारनी और चाहिए। मुझे याद पड़ रहा है ये कि हमारे अब्बा के आखिरी 2 हफ्ते या 1.5 हफ्ता जब वो बिल्कुल तकरीबन अनकॉन्शियस थे, उनके कमरे में लगातार एसी 24 घंटे सिर्फ उस टाइम चला है जब वो बेहोश थे। उनका अटेंडेंट बैठा हुआ था, बराबर में हम लोग होते थे, और उस वक्त 24 घंटे एसी चलता था क्योंकि डॉक्टर ने कह दिया था कि यार अब तो ये इनका इलाज तो कोई है नहीं, आप जितना आराम दे सकते थे, और वो मना नहीं कर सकते थे, वरना मना कर देते उस वक्त भी। तो लगातार एसी उस वक्त चला है। एसी ना उनके पास था, बल्कि इत्तेफाक की बात है कि वो इतने, हमारे घर में अगर आप का आना जाना यकीनन हुआ होगा, हमारे घर में अब्बा के पास बेनतहा किताबें थी, बेनतहा फाइलें थी, 25 बोर्ड पे होते थे वो, आईसीए में इधर उधर दुनिया की, उसके मिनट्स, इतना कागज होता, और अलमारी अब्बू के पास कोई नहीं थी। तो होता था कि हमारे अब्बा की जो मसहरी थी उसके नीचे वो थप्पियां लग लग के वो कागज रखा रहता था, और वो जमा होता रहता था, और अब्बा के पास अलमारी नहीं थी। तो हमारे अब्बा के एक दोस्त आए, पड़ोसी, थोड़े दिन पहले ताजियत के लिए, कहने लगे मेरा 50 साल का ताल्लुक है मुफ्ती साहब, बहुत ही
बहुत ही जिसको कहते हैं कि सादा जिंदगी के तबीयत के आदमी थे उतना सादा तबीयत मैंने आज तक नहीं देखा। जी। तो वो मैंने उनसे पूछा कि मुफ्ती साहब कुछ तब्दीली नजर आ रही घर में, अब आप समझ गए हैं? तो उन्होंने कहा भाई मैं नहीं कर रहा, ये अदनान कर रहा है। तो जितनी भी मैंने, जब अल्लाह ने मुझे तौफीक दी तो घर को फर्नीचर ठीक करना, पेंट करना, गाड़ी बदलना, ये सब तो वो उन्होंने कभी भी नहीं किया। इंग्लिश बूथ हाउस वाले उनके क्लाइंट थे, उनका कोई टैक्स नहीं। जी जी हाँ। हमारे अब्बा उनसे ये फेवर लेते थे कि जब उनका जूता टूट जाता था तो वो रिपेयर करवाते थे उसको। यानी सदर में इंग्लिश बूट हाउस की दुकान से अब्बा ये फेवर लेते थे कि वो मेरे जानने वाले हैं, वो रिपेयर कर देंगे, वो जूता बदलने के कायल नहीं थे। और मैं कहता था अब्बा, उनका ब्रीफ केस था बिल्कुल खस्ता हाल, मैंने बदल दिया, उस पर शोर मचा, ये तुमने क्या कर दिया, वो तो ठीक था बिल्कुल। मैंने कहा अब्बा उसका हाल तो देखे, जूता, बेल्ट उनकी इतनी पुरानी, कपड़े आप यकीन करें 1960-64 की शेरवानियां अभी भी पहनते थे, कहते थे ठीक तो है, क्या मसला है? तो कपड़े बदल लेना, कपड़ों पे खर्च करना, ये जो आप कहानी सुना रहे हैं ये आधी कहानी है, ठीक है, और जो शायद सुनेंगे लोग वो समझेंगे नहीं। इसकी पूरी कहानी बड़ी अजीब व गरीब सी है, ठीक है। वो जो पैसे बचाते थे वो कंजूस या खसीस नहीं थे। जी जी मुझे ठीक पता है। लगा। मैं आपको सिंपल एक छोटी सी मिसाल दूंगा। मेरे तो मेंटोर थे, अतालिक थे, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। मैं समझता हूँ कि अपने बाप के बाद सबसे ज़्यादा मैंने उन्हीं से सीखा ये। एक ज़माने में वो मेरे पीछे पड़ गए थे कि तुम अपने लिए कोई चीज़ बचा के रखो, बना के रखो और कोई प्लॉट लेके रखो। मैं कह रहा हूँ उससे पैसे इतने नहीं थे मेरे पे, कहाँ से मैं प्लॉट लूँगा? और मेरे बड़े पीछे पड़े थे। अच्छा उनकी मोहब्बत थी, उनका हमारे घर आना जाना भी था इत्तेफाक से, अब्बू की वजह से। तो मेरे वो बहुत पीछे पड़े कि तुम प्लॉट ले लो। मैं क्या मुफ्ती साहब मेरे पास पैसा ही नहीं है। तो एक दिन मुफ्ती साहब ने गुस्से से आके एक फाइल मेरी मेज के ऊपर मारी और कहेंगे ये मेरठ सोसाइटी का 400 गज का प्लॉट है जो मैंने तुम्हारे लिए खरीद लिया है और इसमें इतने प्यारे लगे हुए हैं, ये पैसे तुमने मुझे वापस करने हैं, ठीक है, और आगे की किस्तें तुमने भरनी है इसकी। इतना केयरिंग थे। खैर मैंने वो किया, गले पड़ा ढोल तो बजाना पड़ेगा। तो उन्होंने मुझसे पूछे बगैर एक बड़ी सब्सटेंशियल अमाउंट दे के 400 गज का प्लॉट मेरे लिए खरीदा, इस उम्मीद पे कि मैं पैसे वापस कर दूंगा। और वो प्लॉट फिर मेरे इतने काम आए इसके नहीं है। और टू कट द शॉर्ट के, जब मेरी बेटी जो भी लंदन में है तो मैंने वो प्लॉट फिर उसको ट्रांसफ़र कर दिया था। तो उसने फिर वो प्लॉट मेरे सोसाइटी के बेचा, तो ये लंदन बर्मिंघम में उसने फिर दूसरा जो लिया, ज़मीन ली अपने लिए, तो वहाँ की सीट कैपिटल थी। तो वो मैं अकेला नहीं था, वो मेरे से पता नहीं कितने लोग थे जिनके साथ वो खामोशी से इतना किया करते थे। आगे आप चलें। जी बिल्कुल ऐसे ही था तस्नीम भाई, ये बात भी यकीनन हमें नहीं पता थी, बचपन का वक्त था, हमें नहीं पता था, मगर इंतहा ज़्यादा सादा। उन्होंने इदारों में जितने पैसे लगाए हैं, वो जूता बदलने और बेल्ट बदलने में नहीं रहते थे, वो एसी में, मोबाइल फोन में नहीं रहते थे। जी तस्नीम भाई बिल्कुल, मैं आपको बताऊं आपको कि मोबाइल फ़ोन का तो मैंने आपको वाक़या सुनाऊं कि मोबाइल फ़ोन के तो वो इतने खिलाफ थे कि जब मैंने 2000 में मैंने सीए किया और उससे पहले फ़ोन आ चुका था। इतना कॉमन नहीं था मगर इतना था कि मेरे साथ के तमाम दोस्तों के पास फ़ोन था और जब मैं उनके घर जाता था और लेट हो जाता था, कि हमारे अब्बा की आदत थी कि 12 बजे का टाइम रात का था कि 12 बजे के बाद तुम नहीं रुकोगे और 12 बजे घर आ जाओगे। मैं कभी लेट हो गया क्योंकि बसों में वापस आता था। तो जब मैं 12 बज गए और मैं नहीं पहुंचा तो अब्बा ने फला को फ़ोन कर दिया, उसने कहा जी अंकल वो तो निकल गया है। फिर अब्बू ने फला को फ़ोन कर दिया, फिर फला को कर दिया, 4, 5, 8 दोस्तों को फ़ोन कर दिया। जब मैं घर वापस आया तो मैंने उन 8 लोगों को फ़ोन किया कि भाई मैं पहुंच गया हूँ, फिक्र की बात नहीं। तो वो लोग नाराज होते थे कि यार तुम मोबाइल क्यों नहीं ले लेते? अच्छा मेरे पास, हम खरीद ही नहीं सकते थे, हमारे पास तो हमारे अब्बा ने तो कोई तरीका छोड़, ये तो खाना ही नहीं था हमारे अब्बा का। आप यकीन करेंगे कि हमारे अब्बा ने आज तक हमें 5 रुपए की पॉकेट मनी नहीं दी। पॉकेट मनी का कॉन्सेप्ट था ही नहीं, नो पॉकेट मनी। भाई आपकी जरूरतें पूरी हो रही हैं, खाना मिल रहा है, अच्छे घर में रह रहे हैं, फल आ रहे हैं। फलों पे बड़ा जोर था उनका कि यार तो हम खुद ही जाते थे सब्जी मंडी, तो उसमें तो मेरा भी कोई कंट्रीब्यूशन था। तो जब मैं क्वालिफाई हो गया और मुझे एक उस जमाने के हिसाब से बहुत अच्छी तनख्वाह मिलने लगी, मुझे दफ्तर की गाड़ी मिल गई नई, 6000 रुपए का। मैं एक मोबाइल लेके आया, नोकिया, उस जमाने में 3310 क्या मतलब था, 6000 का मोबाइल लेके आया। आप यकीन करें घर आके इतने नाराज हुए वो, उन्होंने कहा ये मोबाइल लेने की जरूरत क्या है? तो मैंने उनसे कहा कि अब्बा ये वजह वो वजह। उन्होंने कहा नहीं आप वजह बताएं, आप इतने लाड साहब क्यों हो गए हैं, आपको कौन फोन करेगा, आपकी कौन सी को बोर्ड मीटिंग। अच्छा तुम सीए क्वालिफाई कर चुके थे? मुझे गाड़ी मिल गई थी दफ्तर से, एक नई ब्रांड न्यू कल्टस मिली थी मुझे। उस वक्त मैं अपनी तनख्वाह से 6000 रुपए का मोबाइल लाया था, 2001 में।
हाँ तो 6,000 रुपए के मोबाइल पर उन्होंने मुझे इतना डांटा कि नहीं, ये बात नहीं कि ये आप कर सकते हैं खर्च के, नहीं, आप बताएं कि आपको जरूरत किस बात की, आपको आपकी यूटिलिटी क्या है। जी बिल्कुल। तो ये मैंने जाना वो उनके मिजाज का हिस्सा था, वो आपकी तरबियत ऐसी करना चाहते थे कि यार आप जो खर्च करो दूसरों पे खर्च करो। अच्छा, उसका बहुत बड़ा फायदा ये पता हुआ नहीं कितनों को उन्होंने कितनी किताबें तोहफे में दी होंगी, मेरी इस लाइब्रेरी में पता नहीं कितनी किताबें उनकी तोहफे में दी हुई नसीम हैं। भाई, जी। कई लाख रुपए की किताबें तो हमारे दफ्तर को वो तोहफे दे चुके हैं। वो इंडिया से आते थे और इत्तेफाक की बात ये होती थी कि कोई ना कोई कस्टम वाला या कोई ना कोई आदमी अरेंज होता था जो उन किताबों को सिर्फ और सिर्फ वहां तक पोर्टर पहुंचाता था और किताबें आती थी, या तो सिर्फ फल आते थे यानी कि नारियल के पेड़ आ रहे हैं वहां से, या किताबें आती थी। और इतनी किताबें आती थी कि हमारा पूरा दफ्तर भरा हुआ है, और कई कई लाख रुपए की, टैक्स की, कंपनी लॉ की, ऑडिटिंग की। वो इल्म का खजाना चाहते थे। अच्छा, इसीलिए मैं आपको, जब हुआ ये भी, ये असल में, ये मैं समझता हूँ कि आज जो मैं पहुंचा हूँ, ये एक जैसे लूडो की सीढ़ी होती है, लूडो की सीढ़ी हाँ होती हाँ है ना, हाँ। वो यूं यूं चलती है, आपको पता नहीं होता, मगर वो आपको कहीं पहुंचा देती है। ये जिंदगी ऐसे ही चलती रही। और बीच में अब्बा की डांट है वो सांप लगती है कि नीचे आ गए। अच्छा, हुआ ये कि मेरे बचपन के दोस्त हैं, जिन्होंने मेरे पार्टनर भी हैं, स्कूल में भी साथ थे, कॉलेज में भी साथ थे, तो उन्होंने मुझसे जरा पहले क्वालिफाई कर लिया, तो उन्होंने मुझे 2002 के अंदर आके कहा, जब मुझे 1.5 साल ही हुआ था नौकरी करते हुए, क्वालिफाई हुए, कि यार प्रैक्टिस करते हैं, क्या ख्याल है तुम्हारा। तो मैंने आओ देखा ना ताओ, और मैंने नौकरी छोड़ दी, इस्तीफा दे दिया, और अगले 15 दिन महीने भर बाद हम रोड पे आ गए, और गाड़ी भी वापस कर दी, शादी भी हमारी नहीं हुई थी। तो हमारे अब्बा ने ये कह रखा था कि देखो भाई, प्रैक्टिस करना मुश्किल नहीं है, जिसके पास अपना घर हो और पेट में रोटी हो उसे हिम्मत करनी चाहिए, ये उनके अल्फाज थे। माशाल्लाह। उसे जरूरत, और फिर वो ये कहते थे कि यार किसी महल में वजीर लगने से बेहतर है आदमी अपनी झोपड़ी का बादशाह हो। सही बात है वो। और फिर उन्होंने मुझे ये कहा कि देखो कहते यार, हैं ना वो हाथी की दुम से बेहतर है आदमी चूहे का सर हो जाए। तो वो ये बातें उनके अल्फाज है। फिर जब प्रैक्टिस उन्होंने शुरू की तो उन्होंने कहा देखो याद रखो, ये अल्फाज थे कि प्रैक्टिस जामन का पेड़ है, कई साल में फल देता है। ये सारे अल्फाज थे उनके। तो प्रैक्टिस जब हमने प्रैक्टिस शुरू की तो हमारी मंगनी हो गई। तो हमारी जो ससुर थे हमारे, उनके पास उन्होंने 25 दफा जाके कहा कि याद रखें, समझ लीजिए, अदनान कमाता कुछ नहीं है, नौकरी छोड़ दी, इतने पैसे मिलते थे, गाड़ी मिलती थी, प्रैक्टिस शुरू कर दी है, इस वक्त जीरो पर है। यानी कि उन्होंने इतनी दफा कहा तो हमारी मुफ्ती साहब ने रिश्ता तोड़वाने में कोई कसर नहीं ये छोड़ी। बात मैं बताऊं आपको, ये हमारी वालदा ने एक दफा कहा, हमारी वालदा ने एक दफा ये बात उनसे कही कि आपने अपनी नेक नियति में एक दफा बता दिया, 2 दफा बता दिया, आप बार बार जाकर क्या आप उनको शक में पैदा करना चाहते हैं कि ये भाई ऐसा ही रहेगा मामला। आपने नेक नियति में बता दिया, आपने बिल्कुल ठीक किया, बट अब आप इतना ज्यादा एम्फेसाइज क्यों कर रहे हैं कि अब भाई आप समझ लीजिए, देख लीजिए, आप सही रिश्ता कर लीजिए, देख रहे हैं तो देख के करिएगा। अभी कुछ नहीं कमाता वो, हाँ पैकेज इतना बड़ा था, इतनी बड़ी कंपनी में था, गाड़ी थी, कैरियर है, मगर आज जीरो पर है क्योंकि उसने जीरो से शुरू किया। तो ये बातें थी। फिर प्रैक्टिस में जैसा वो चाहते थे, ये अल्लाह का शुक्र है, मैं भी समझता हूँ ये सब अल्लाह की देन है। वैसे आपके ससुर भी शरीफ आदमी थे कि इतनी सारा अर्ली वार्निंग सिग्नल मिलने के बावजूद उन्होंने आपको बेटी दे दी। देखिए वो भी एक अल्लाह वाले आदमी, वो बहुत ही नफीस थोड़ा सा जिक्र उनका भी हो जाए, मैं उनको जानता हूँ चुके। जी, आप वाकिफ हैं, मरहूब साहब प्रोफेसर हैं जी, अल्लाह उनको सेहत दे। बहुत ज़ईफ हैं जी, मगर मेरी जिंदगी में मैं अपने अब्बा को भी उस रो में, उस सफ में नहीं खड़ा करूंगा। जितने नर्म मिजाज आदमी हैं मरहूब साहब, इतना नर्म मिजाज आदमी मैंने दुनिया में नहीं देखा। मतलब मैं आपको बताऊं, हमारी शादी को 22 साल हो रहे हैं, मैंने एक दफा भी, मैं ये हल्विया कह सकता हूँ, मैंने एक दफा भी उन्हें गुस्से में नहीं देखा, उनकी आवाज की पिच ऊपर आते नहीं देखी, उनकी आंखें चढ़ी हुई नहीं देखी, उनको झिंझलाहट नहीं देखी, उनके तेवर नहीं बदलते देखे। ये बहुत बड़ी बात है। हालांकि पेशे के एतबार से वो एक अच्छे प्रोफेसर थे जिनका मुख्तलिफ किस्म के स्टूडेंट से वास्ता पड़ता है और आदमी टेम्पर लूज कर जाता है बाज़ वक़्त। इतने नर्म, ये मैं समझता हूँ ये सिर्फ एक खालिसतन अल्लाह की देन है उनके पर। ये खालिसतन जो कहते हैं कि अल्लाह ताला जो एक नर्म मिजाजी उनके अंदर रखी है जी, कि आप 22 साल का अरसा बहुत बड़ा अरसा होता है। मैं उनको एक दफा भी मैं हल्फन कह सकता हूँ कि मैंने उनको, बहुत नेक आदमी है। और जाहिर है मैं तो बहुत मुख्तसर सा उनसे मुलाकातें रही हैं, लेकिन मेरा उनके बारे में तासुर बिल्कुल यही था कि जो आज आप बता रहे हैं, बहुत ही मामला फहम, नर्म मिजाज, कम गो,
तो चलें अभी इसको जरा रोकते हैं सिलसिले को, फिर अगली तीसरी केस के अंदर